Nobody else has made it. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. So I don't. आज का जो थंबनेल है और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले वीडियो देखा है, इसको अभी मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा. पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं. सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन. वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 2 अगस्त 2022. तो गाइज आज है तारीख 2 अगस्त 2022 और है ट्यूसडे. देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को. द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे. बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम. देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी. एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा. इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना. अगर इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. इसको जाके ज्वाइन कर लेना. ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं. नाउ बढ़ते हैं आगे. आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे. तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है. कीनिया को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना. देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे. साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2019 के प्रीलिम्स में पूछा गया था. डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा है और एक बात ध्यान रखना, ये 2019 का क्वेश्चन है और ये उसी के हिसाब से सॉल्व करना है क्योंकि अब यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कुछ बदलाव हो चुके हैं जो कि रिसेंट टाइम में मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. फिलहाल क्वेश्चन क्या बोलता है इसको समझते हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक के जो चेयरमैन होते हैं इनको सेलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू. ऑप्शन ए बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या फिर ऑप्शन डी मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक. तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है. एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ. बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे. तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ. कल ना पूरे देश भर में एक चीज़ ट्रेंड हुई है, वो है बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा. तो लाल सिंह चड्ढा जो कि आमिर खान की एक मूवी है जो कि आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो इसको लेकर बॉयकॉट करके यहाँ पर एक हैशटैग चला था कल पूरे दिन भर. इनफैक्ट अभी के टाइम पर जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी यहाँ पे ट्विटर पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है. अब इसके पीछे कई सारे रीज़न आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी रेगुलर बेसिस पर लगातार अपडेट हो रहे हैं. बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लगातार कल पब्लिश हुए हैं जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे. एक रीज़न तो आपने स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा है वो ही है. जो करीना कपूर का वीडियो है वो मूवी से पहले का वीडियो है. अब वो वीडियो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ. ठीक है, अब नेपोटिज्म को लेकर यहाँ पे कुछ बोला है तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी वायरल हुई हैं कि हाँ मूवी देखने मत जाओ. तो फिर एक तरीके से लोगों ने खूब जो है इसको ट्रेंड करवाया. दूसरा आप लोगों को यहाँ पर एक और रीज़न देखने को मिल जाएगा, वो ये है बताया गया है कि देखो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है ना ये एक रीमेक है किसी दूसरी मूवी की. एक और मूवी है फॉरेस्ट गंप नाम की, 1994 की वो मूवी है, उसी की रीमेक आपको ये देखने को मिल जाती है. फिर उसके बाद में थर्ड रीज़न आपको देख पाओगे वो है पीके का. जो पीके मूवी बनाई गई थी उस मूवी के अंदर हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट किया गया. उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ हैं और आज के टाइम पर इस चीज़ को भी लेकर यहाँ पे ये जो हैशटैग है वो ट्रेंड कर रहा है. इनफैक्ट यहाँ पे कल इतना ज़्यादा ट्रेंड करने लगा ये हैशटैग कि जिसकी वजह से आमिर खान की साइड से भी एक स्टेटमेंट आता है. वो क्या है, ये बोलते हैं कि हाँ ये भी इंडिया से बहुत प्यार करते हैं और लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट मत करो. तो कुछ इस तरीके से कल ये हैशटैग चला था कि यहाँ पे इनका भी स्टेटमेंट निकल कर आया कि हाँ इस मूवी को बॉयकॉट मत करो, जाओ सब लोग यहाँ पर इस मूवी को देखने के लिए. फिर लास्ट एक रीज़न और, बॉलीवुड का जो भूत है ना वो काफ़ी सारे लोगों से उतर भी चुका है. तो इस वजह से भी यहाँ पे कोई भी मूवी आ रही है वो इस प्रकार से ही कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रही है, खासकर बॉलीवुड मूवीज़. तो ये था यहाँ पे पूरा मुद्दा. इशू बहुत चर्चा में था तो मैंने सोचा आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाए. नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं. यहाँ पे पेज नंबर 1 पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कर आता है ये वाला. इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे. देखो होता क्या है, जैसे महीना ख़त्म होता है तो नेक्स्ट महीने यहाँ पे हमें जीएसटी का कलेक्शन पता चलता है. जैसे कि अभी जुलाई का मंथ ख़त्म हुआ
तो जैसे यहाँ पर जुलाई समाप्त होता है ना, अगस्त में हम लोग आ चुके हैं, तो हमें अगस्त में आ चुके हैं, आज 2 अगस्त है, तो हमें पता ये चला है कि जुलाई के महीने में जीएसटी का कलेक्शन कितना पहुंचा है। और अब की बार का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। 28% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है जो इम्पोर्ट्स के ऊपर कलेक्शन होता है उसके अंदर। इनफैक्ट अगर हम लोग ओवरऑल डेटा देखें तो अब की बार का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन जुलाई 2022 के महीने का ये 1,48,995 करोड़ के आसपास का पहुंचा है। तो लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 1,49,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये पहुंचा। बताया ये जाता है कि जब से जीएसटी आया है, 2017 में आया था, सभी को पता है, उसके बाद से ये अभी तक का सेकंड हाईएस्ट मंथली कलेक्शन हुआ है जुलाई के मंथ में। तो बस यहाँ पर इतना सही डेटा था। और देखो ध्यान रखना, जो ये जीएसटी को लेकर डेटा वगैरह आता रहता है ना, इसको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है क्योंकि ये हर महीने आता रहता है, तो उस पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। पढ़ना है तो जीएसटी का बैकग्राउंड पढ़ना, काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया है जीएसटी क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से समझाया है, ठीक है। CGST, SGST, IGST क्या होता है, बहुत बेसिक से समझाई है ये सारी बातें मैंने आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को वापस से जीएसटी के बारे में पढ़ा सकूँ, क्योंकि आज के वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं। और अगर फिर भी यहाँ पे कोई डिमांड करेगा इसको समझा दो वापस से, तो मैं कल फिर से समझा दूंगा अगर आज नहीं समझा पाया तो। अभी फ़िलहाल कोशिश करेंगे वीडियो को यहाँ पे एक तरीके से टाइम पे कंप्लीट करके और जीएसटी को भी कंप्लीट कर पाऊँ मैं वीडियो के लास्ट में। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। लेकिन मैंने आपको बोला कि ये जो नंबरिंग वगैरह है ना, कि कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है या फिर कितना नहीं हुआ है, उस चीज़ को के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना क्योंकि आपको हेल्प नहीं करेगा और हर महीने यहाँ पर ये चेंज होता रहता है। now आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। एक डिजीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है और ये डिजीज़ आज से 1.5 महीने पहले भी न्यूज़ में थी, लंपी स्किन डिजीज़। ये जो डिजीज़ है ना, ये गाय भैंसों के अंदर देखने को मिलती है, खासकर गाय के अंदर बहुत तेज़ी से यहाँ पर ये फैलती है। और आज के टाइम पर क्या हुआ, ये न्यूज़ इसलिए आई है क्योंकि ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ये राजस्थान के अंदर लगभग 25,000 गायों के अंदर फैल चुकी है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर कवरेज में है। प्लस 1200 से ज़्यादा जो गाय हैं उनकी जान भी जा चुकी है। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम लोग एक कंट्रोल रूम बनाने वाले हैं जयपुर के अंदर, और वो जो कंट्रोल रूम होगा ना, वो क्या करेगा, वो इस डिज़ीज़ का जो ये स्प्रेडिंग हो रही है इसके ऊपर ध्यान रखेगा और कोशिश करेगा कि यहाँ पर इस डिज़ीज़ को स्प्रेड ना होने दिया जाए, इसको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा और इसके प्रति यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने के ऊपर पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो डेयरी सेक्टर है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और यहाँ पे जो ये गाय भैंस हैं ये सब दूध दे रही हैं, और अगर ये इस प्रकार से बीमार पड़ेंगी तो इसका जो नुकसान है डायरेक्टली यहाँ पे फार्मर्स को देखने को मिलेगा। तो डेयरी सेक्टर बुरी तरह से हिट हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर इसकी वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। डेयरी सेक्टर यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से पहले भी पिछले कुछ टाइम पे भी बुरी तरह से हिट हुआ था और अब की बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अभी आपको पता होगा हमारे पास में जो लेटेस्ट लाइव स्टॉक सेंसस है, गाय भैंस का जो भी यहाँ पर डेटा आता है हमारे पास में, वो 20th जो लाइव स्टॉक सेंसस को जब आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे पता ये चलता है कि राजस्थान के अंदर लगभग 5.68 करोड़ के आसपास के लाइव स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, ये गाय भैंस की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लेकिन हुआ क्या है, आज के टाइम पर ये जो बीमारी है लगभग 25,000 बोवाइंस के अंदर फैल चुकी है, जिससे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और सबसे बुरी बात क्या है कि जो लोकल ब्रीड्स हैं करेंट टाइम पर, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो ब्रीड्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट देखने को मिली। उन ब्रीड्स के नाम दिए गए, नाम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सिचुएशन करेंट टाइम पे काफ़ी ख़राब चल रही है, इसका नुकसान डायरेक्टली फार्मर्स के ऊपर देखने को मिलेगा और अगर डेयरी सेक्टर हिट होगा तो इसका नुकसान डायरेक्टली आपको इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारे लाइव स्टॉक्स हैं उनकी जान जाएगी तो। क्लियर हुआ? बताया गया जो इन्फेक्शन है ये स्टार्ट होता है जैसलमेर से, फिर उसके बाद यहाँ पर ही धीरे धीरे फैलता हुआ चला गया और आज के टाइम पर इतने सारे जानवर को, लगभग यहाँ पर 25,000 गाय भैंसों को बुरी तरह से अफेक्ट कर चुका है, इनमें ये डिजीज़ फैल चुकी है। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई हमारी पूरा का पूरा करंट न्यूज़। इसका बैकग्राउंड ज़रूर पढ़ लेना, आपको हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड से क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी सारी डिजीज़ को लेकर क्वेश्चन पहले बने भी हैं, मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं। पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं गाय के अंदर, और यहाँ पे बताए ना आगे की साइड में लम्प्स वगैरह बनने लगते हैं, बहुत सारी गांठें वगैरह भी बॉडी के ऊपर बनने लगती हैं। तो ये डिजीज़ इस प्रकार से अफेक्ट करती है हमारी गाय को। नाउ इसका अगर हम लोग बैकग्राउंड कवर करें तो बैकग्राउंड में आप लोग देख पाओगे लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में।
ये कौन से इन्फेक्शन की वजह से होता है, क्या सिम्टम्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहली चीज़, जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये एक इन्फेक्शन की वजह से होता है और वो इन्फेक्शन एक वायरस की वजह से होता है। वायरस कौन सा है? पॉक्सी वायरस। पॉक्सी वायरस की वजह से यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लंपी स्किन डिजीज़ इतनी खतरनाक है कि इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग यहाँ पर ऐसा है कि मतलब आप कह सकते हो जो जानवर है वो मरने की कगार पर भी आ जाता है। 10% से कम है, लेकिन यहाँ पर जानवर के मरने के भी काफ़ी सारे चांसेस हैं इस लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये बीमारी सबसे पहली बार कहाँ पे पाई गई थी? तो ये बीमारी सबसे पहली बार जाम्बिया के अंदर एक एपिडेमिक के तौर पर देखी गई 1929 के अंदर। तो जाम्बिया के अंदर एपिडेमिक, जाम्बिया क्या है? एक अफ्रीकन कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। अब एपिडेमिक क्या होता है? मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बुरी तरह से यहाँ वो जो बीमारी है वो पूरी तरह से फैल चुकी थी। तो 1929 के अंदर सबसे पहली बार ये बीमारी यहाँ पर देखने को मिली। ट्रांसमिशन की बात करें तो क्या ये फैलती है जानवरों के अंदर? तो हाँ, बताया तो जाता है कि फैलती है। जैसे कि बोला गया, तो ये लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल जाती है। कैसे? कि मान लो यहाँ पर एक मॉस्किटो है, मच्छर है या बाइटिंग फ्लाई है, वो इस जानवर को काट के दूसरे जानवर को काटती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कि मॉस्किटो या बटर जो बाइटिंग फ्लाइज होती हैं उसकी वजह से यहाँ पे ये बीमारी फैल सकती है। फिर उसके बाद में ट्रांसमिशन के बाद में एक और पॉइंट आता है सिम्टम्स का, कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण में आप लोग देख पाओगे कि बुखार आ जाना, ठीक है, या फिर गाय की आँख से पानी गिरना, नोज़ से यहाँ पे पानी गिरना, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या होती है? कि जो जानवर है अगर वो लंपी स्किन डिजीज़ से अफेक्ट हो जाए तो इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो खाना छोड़ देता है, कुछ खाता नहीं है वो। अब गाय भैंस हैं, इनको यहाँ पे बीमारी अफेक्ट करेगी तो वो कुछ खाएगी नहीं, ठीक है ना, वो चबा नहीं पाएगी चीज़ों को। अब जब कुछ खाएगी नहीं तो फिर उससे मिल्क का प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, और मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इससे यहाँ पे फार्मर्स को भी काफ़ी सारा लॉस देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे डेयरी सेक्टर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है हमारे इकोनॉमी के प्रति, वहाँ पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपस में इंटरलिंकिंग है। क्वेश्चन यह है कि इसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, कैसे ठीक किया जा सकता है? तो बताया यह गया कि इस लंपी स्किन डिजीज़ को लेकर कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दवाई ऐसी अवेलेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अपने कैटल का पूरी तरह से केयर करो, पूरी तरह से ध्यान दो, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। साथ ही साथ में कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर इस प्रकार से अगर दाग वगैरह पड़ गए हैं, गांठ वगैरह पड़ गई है, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो जानवर को भूख नहीं लग रही है, उसके दर्द के मारे भूख नहीं लग रही है, तो उसको यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स को भी दिया जा सकता है, पेन किलर्स बेसिकली, जो यहाँ पे दर्द को ख़त्म करने के लिए मदद करेगी। तो ये कुछ चीज़ें की जा सकती हैं इस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए लंपी स्किन डिजीज़ है। तो लंपी स्किन डिजीज़ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। नाउ आते हैं अगले न्यूज़ पर। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रहता है 5K प्लस लाइक का, इसको आप लोग डेली बेसिस पर अचीव करवा रहे हो और आज भी यहाँ पर ये अचीव करवाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा पिक्चर दिया गया है, और ये जो पिक्चर एक टेम्पल का है। ये टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर में देखने को मिलेगा। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स के अंदर कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पर आया हुआ है। टेम्पल्स को लेकर आते हैं, विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से यहाँ पर चीज़ों को सुनते हुए चलना। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया? देखो यहाँ पे काफ़ी सारे आज के टाइम पर जो डिवोटीज़ हैं वो मंदिर पहुँचे, और मंदिर पहुंचने के बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाया। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बट करना क्या है, इसका बैकग्राउंड मैं आप लोग को समझाता हूँ। लिंगराज टेम्पल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस मंदिर को बनवाया गया था 11th सेंचुरी AD के अंदर। इस मंदिर को डेडिकेट किया गया लॉर्ड शिव जी को, ठीक है ना। तो भुवनेश्वर यानी उड़ीसा के अंदर ये आप कह सकते हो अपने आप में एक सबसे बड़ा टेम्पल देखने को मिल जाता है भुवनेश्वर शहर के अंदर। फिर उसके बाद में बोला जाता है कि इस मंदिर को बनवाया गया था सोमवंशी किंग यायती 1 के थ्रू। फिर ये जो मंदिर है इसको बनाया गया है रेड स्टोन में। और जैसे भी हमारे पुराने के जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, उनका अपने आप में एक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। आपने स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, आपके आर्ट एंड कल्चर का पूरा एक चैप्टर है, पूरा पोर्शन है, यूपीएससी ने सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखा है।
तो ये जो टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, ये बेसिकली एग्जाम्पल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, ध्यान रखना। अब ये कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर क्या है आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में किस प्रकार से टेम्पल्स बनाया जाया करते थे। तो लोग यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस दिया है, इसी के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे। तो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर इस टेम्पल को बनाया गया, यानी कि इस टेम्पल को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस के अंदर। वो 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? एक है गर्भगृह है, यानी इसको हम लोग सेक्टनम सेंक्टोरम के नाम से जानते हैं, यानी जो मेन डीटी होते हैं एक मंदिर के अंदर, जो मेन देवी या देवता होते हैं, वो एक तरीके से बिल्कुल मंदिर के अंदर वाले हिस्से में जहाँ पे बैठाया जाता है, वो हिस्सा बेसिकली गर्भगृह है या फिर सेंक्टम सेंक्टोरम के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद में एक पोर्शन तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, एक सेक्शन ये हो गया इस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर। दूसरा सेक्शन है यज्ञशाला, यानी कि हॉल ऑफ प्रेयर, जहाँ पे प्रेयर की जाती है। फिर उसके बाद भोग मंडप, हॉल ऑफ ऑफरिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे नृत्यशाला, यानी कि हॉल ऑफ डांस। ये 4 सेक्शंस के अंदर ये टेम्पल डिवाइडेड है, ध्यान रखना। अभी जो लिंगराज है ना, ये रेफ़र किया गया है स्वयंभू को, अब यानी कि जिसका मतलब है सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग। अगर हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल से देखें तो बताया ये जाता है जो टेम्पल है ये काफ़ी सारी चीज़ें बताता है हम लोग को, शैविज़्म और वैष्णविज़्म दोनों के बारे में बताता है। ध्यान रखना, शैविज़्म और वैष्णविज़्म के मतलब इसके बारे में बताता है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज़ आप लोग देखोगे तो जो आज के टाइम पर डीटी देखने को मिलते हैं, देवता देखने को मिलते हैं इस मंदिर के अंदर में, उनको हम लोग हरि हरा के नाम से जानते हैं। तो हरि हरा क्या डिनोट करता है? हरि डिनोट करता है लॉर्ड विष्णु जी को और हरा डिनोट करता है लॉर्ड शिव जी को। यानी इसी वजह से मैंने आपको बोला यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी, शैविज़्म और वैष्णविज़्म। ठीक है ना, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे बताया गया इस टेम्पल का जो एक और इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शन देखने को मिलता है वो है बिंदु सागर लेक। बिंदु सागर लेक आपको पास में देखने को मिलेगा, और बिंदु सागर लेक जो है वो टेम्पल के नॉर्थ साइड पर लोकेटेड है। देन ये तो बात हो गई यहाँ पे लिंगराज टेम्पल की। बाकी ओडिशा के अंदर और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कोणार्क सैम टेम्पल हो गया, ये बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देन जगन्नाथ टेम्पल हो गया, तारा तारिणी टेम्पल, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जैसे कि लिंगराज टेम्पल को कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया है। तो ये कलिंगा आर्किटेक्चर क्या है समझते हैं। जो इंडियन टेम्पल्स थे ना, इसको बेसिकली यहाँ पे आप कह सकते हो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, अलग अलग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर बनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आप देख पाओगे नागरा है, देन वेसरा, द्रविड़ा और यहाँ पे गडक। ये कुछ यहाँ पे स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर हैं, इनके अपने आप में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग तरीके से टेम्पल्स को बनाया गया है। जब हम लोग बात करते हैं कलिंगा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की, तो ये बेसिकली नागरा स्टाइल के अंदर ही आता है, ध्यान रखना। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है ये नागरा स्टाइल के अंदर ही आता है। अब इस आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, बड़े बड़े हॉल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जगमोहन देखने को मिल जाता है। अब ये सब चीज़ें क्या हैं, आओ मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। तो ये सुंदर सा टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। देन उसके बाद यहाँ पर ये आपको कलिंगा स्टाइल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे एक ऊपर सा यहाँ पे जगमोहन बना हुआ है। देन उसके बाद में गर्भगृह ये देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग सेंक्टम सेंक्टोरम के नाम से जानते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बीच वाला हिस्सा जहाँ पे मेन देवी देवता होते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर हॉल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पर कम्युनिटीज़ हॉल देखने को मिल जाते हैं, जिसको हम लोग पेद देलवा के नाम से जानते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे पूरा का पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको टेम्पल के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये आप लोग देखो, यूपीएससी ने साल 2009 में क्वेश्चन पूछा था, वेयर इज़ द फेमस विरूपाक्षा टेम्पल। ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिंगराज टेम्पल को भी था। तो विरूपाक्षा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर देने की कोशिश करो। now आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, और अगले आर्टिकल में भी यहाँ पर एक डिजीज़ के बारे में चर्चा की गई है। तो इस आर्टिकल को भी आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन है, देखो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ना, ये रिसेंटली केरला के अंदर देखने को मिला था, और इसी की चक्कर में लगभग 500 पिग्स को, 500 सुअरों को मार दिया गया था इस अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वजह से, क्योंकि उनके अंदर ये स्वाइन फीवर पाया गया। और अभी आज के टाइम पर क्या हुआ, वो केस तो चलो अलग निकला, ठीक है ना, वो वायनाड के अंदर देखने को मिला था ना। अभी क्या हो रहा है कि कुछ केसेस और देखने को मिल रहे हैं कन्नूर के अंदर। तो यानी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर के फिर से कुछ केसेस निकल कर आए हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया।
अब कहीं नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पे केसेस निकल कर आ रहे हैं, ये चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बस खाली इसको एक ही लाइन में याद रखना कि हाँ सिचुएशन क्या है, कि करंट इशू क्या है। लेकिन अब इसका बैकग्राउंड ज़रूर से पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बैकग्राउंड से ही बनना है, ठीक है ना। क्या जैसे कि पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हैं। जब हम लोग बात करते हैं अफ्रीकन स्वाइन फीवर की, तो एक फैटल एनिमल डिजीज़ है, यानी जानलेवा बीमारी आपको ये देखने को मिल जाती है। खासकर ये डोमेस्टिक और वाइल्ड पिग्स के अंदर देखने को मिलेगी। जो हमारे सूअर देखने को मिलते हैं, इन्हीं के अंदर ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। सबसे पहली बार ये जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, ये कहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सबसे पहली बार कहाँ पे पाई गई ये बीमारी। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पढ़ा था, वो सबसे पहली बार जाम्बिया के अंदर पाई गई थी। वैसे ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर सबसे पहली बार, इसके नाम से पता चल रहा है, ये अफ्रीका के अंदर डिटेक्ट किया गया था 1920s के आसपास। फिर उसके बाद में आप देखोगे ऐतिहासिक तौर पर काफ़ी सारे एरिया के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी बनकर निकला। अफ्रीका के बाद यहाँ पे कुछ यूरोप के हिस्से में देखने को मिला, साउथ अमेरिका में, देन कैरिबियन वाले जो रीजन है, कैरिबियन जो रीजन आइलैंड्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, उसके अंदर भी बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैली थी। फिर उसके बाद में खैस बात यहाँ पर यह है कि अफ्रीका के अंदर बहुत तेज़ी से फैली थी, अफ्रीका के अंदर हालात थोड़े से ज़्यादा ख़राब थे, इस वजह से यहाँ पर ये ज़्यादा चर्चा में आई थी। और करेंट टाइम पे, आज के टाइम पर क्या हुआ है, इंडिया को लेकर ये न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि केरला का जो वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे रिसेंटली 500 सूअरों के अंदर ये बीमारी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से उन सूअर को मार दिया गया था। करेंट टाइम पे फिर से यहाँ पर कुछ और एरियाज़ है जहाँ पे डिजीज़ कंफर्म कर दी गई है। एक प्राइवेट पिग फार्म है, वहाँ पे इसको कंफर्म किया गया है। तो अगेन क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें मोर्टिलिटी रेट कितना है, तो मतलब जानलेवा बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, 100% चांसेस है कि जानवर की मौत हो जाएगी। अब खास बात और सही बात ये भी कि जानवरों के अंदर फैलती है बस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और एक दिक्कत वाली बात ये भी है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ट्रीटमेंट नहीं है तो हम लोग कैसे ठीक करेंगे? एक लौता ट्रीटमेंट है कि इस जानवर को मार दिया जाए। अगर नहीं मारा गया तो फिर यहाँ पर बीमारी बहुत तेज़ी से जानवरों के अंदर फैलाती रहेगी और फिर आने वाले टाइम पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी के टाइम पर क्या है, एक सोल्यूशन ये है कि जैसे ही इन पिग्स के अंदर बीमारी फैले तो तुरंत यहाँ पर इनको मार दिया जाए। तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, ये एक लौता सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर ह्यूमन बींग्स के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ध्यान रखना, लेकिन एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल सकता है, ये अपने आप में कंसर्न वाली बात है। तो ये तो हो गई अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में। और मैं आपको यहाँ पे 2-4 चीज़ें और बताना चाहूँगा, इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। अफ्रीकन स्वाइन फीवर पिछले साल अक्टूबर में चर्चा में था, फिर उसके बाद इस साल जनवरी में चर्चा में था, चाइना की वजह से, चाइना के अंदर देखने को मिला था। फिर उसके बाद में अब की बार मार्च के महीने में, मार्च 2022 में क्लासिकल स्वाइन फीवर भी चर्चा में था। अच्छा, मैं ये सारी बातें क्यों बता पाता हूँ कि हाँ इतने इस महीने में ये चर्चा में था, क्यों? क्योंकि टेलीग्राम पर ये सारी चीज़ें मैंने सेंड कर रखी है। अब वहाँ पे जब सेंड कर रखी है ना, तो वहाँ पे मुझे पता चल, जैसे मैं एक टॉपिक को सर्च करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक पढ़ाया, अब इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी पिछले साल, मुझे याद था, तो मैंने उसको सर्च किया टेलीग्राम पे, तो वो मुझे मिल गया और पता ही चलता है कि हाँ इतने बार मैंने डिस्कस किया है। तो जब इस टॉपिक को मैं सर्च कर रहा था तो बीच में यहाँ पर क्लासिकल स्वाइन फीवर की भी चर्चा हुई है, और क्लासिकल स्वाइन फीवर को मैंने आपके साथ में इसी साल मार्च के महीने में डिस्कस किया है। तो एक तो हो गया अफ्रीकन स्वाइन फीवर, दूसरा क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसको भी साथ ही साथ में पढ़ लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है ना, इसको हम लोग हॉग कॉलरा के नाम से भी जानते हैं, और अगेन ये भी यहाँ पर एक बीमारी है जो कि सूअरों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलती है, जैसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर। और बिल्कुल सिमिलर चीज़ है, यहाँ पर भी जो मोर्टिलिटी रेट है वो 100% है, जानलेवा बीमारी है देखने को मिलती है, प्लस ये एक वायरस की वजह से होती है, और वो जो वायरस है वो वायरस बिलोंग करता है फ्लेविविरिडे फैमिली से। क्लियर हो गया। देन उसके बाद में रिसेंट टाइम पे देखने को ये मिला है कि एक वैक्सीन को बनाया गया था क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए, और वो वैक्सीन कौन सी है, वो है सेल कल्चर CSF वैक्सीन। तो इस वैक्सीन को यहाँ पर बनाया गया था, जो कि यहाँ पर इस क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने में मदद करती है। तो ये 2 प्रकार के स्वाइन फीवर है, दोनों में एक डिफरेंस है, ध्यान रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है। इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया गया कि जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम सोली, ये करेंट टाइम पर भारत के अंदर आ चुके हैं, और आज ये हमारे PM के साथ में मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ में हमारे प्रेसिडेंट के साथ में भी मीटिंग होगी, यानी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ में भी यहाँ पर काफ़ी सारा डिस्कशन होने वाला है। साथ ही साथ में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब के साथ भी यहाँ पर ये मिलने वाले हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। अब जब मिलेंगे तो काफ़ी सारा डिस्कशन किया जाएगा। उसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातचीत करने वाले हैं, जैसे कि आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे में ये मिलेंगे हमारे पीएम से, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे प्रेसिडेंट से, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट्स को लेकर डिस्कशन किया जाएगा। देखो ऑलरेडी मालदीव्स के अंदर भारत ना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर चुका है और हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पर करते भी हैं। मालदीव्स के साथ में हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, खासकर सरकार के बीच में, मालदीव की सरकार और इंडिया की सरकार। और इससे भी खास बात यह है कि मालदीव्स के जो करंट टाइम पर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, इनके साथ में रिलेशन हमारे काफ़ी अच्छे हैं। इससे पहले जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके साथ में रिलेशन हमारे बहुत ख़राब थे, क्योंकि उस वाले प्रेसिडेंट का जो झुकाव है वो चाइना की साइड में बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। और उन्हीं की वजह से सिचुएशन इतनी ख़राब है कि मालदीव्स के अंदर लगातार एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलता रहता है। रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा योगा डे के ऊपर एक अटैक हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडिया आउट कैंपेन चलाया जाता है कि इंडिया यहाँ पे मालदीव से बाहर निकले। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया प्रोटेस्ट आपको देखने को मिल जाता है मालदीव्स के अंदर। तो अभी भी कुछ इस प्रकार से सिनेरियो बना हुआ है। तो इस सिनेरियो के बीच में ही यहाँ पे आप कह सकते हो ये जो प्रेसिडेंट है वो भारत में आ चुके हैं। काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, और साथ ही साथ में कुछ जो इन्वेस्टमेंट है जैसा भारत ने किया हुआ है उसके बारे में बताया गया, वो मैं आपको आगे बताऊँगा जब पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूँगा तब, ठीक है ना। तो ये तो आपने करंट न्यूज़ को समझ लिया। अब आज जब डिस्कशन हो जाएगा तो कल ये आर्टिकल फिर से आएगा एडिटोरियल पर, तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है। अभी डिस्कशन होने वाला है तो कोई प्रोडिक्शन हम लोग इतनी कर नहीं सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बैकग्राउंड जो भी रिलेशन इसका वो पढ़ लो, क्योंकि जो भी आपकी स्टैटिक बुक्स है इंटरनेशनल रिलेशन की, वहाँ पे इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस क्या है वो मैं आपको लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ लोकेशन देखते हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन में जब आप लोग नीचे आओगे इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन में यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और यही यहाँ पर बेसिकली मालदीव्स कहलाता है। अगर हम लोग इस मैप को थोड़ा जूम करें, इसके अलावा कोई मैप मैं लेकर नहीं आया हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये बेसिकली यहाँ पर मालदीव्स के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और इसी वजह से मालदीव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इधर आ गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का इधर आ गया, दोनों बड़े बड़े स्ट्रेट्स हैं। अच्छा, स्ट्रेट होता क्या है? एक पहली चीज़ मैं आपको बता दूं ताकि चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो कि दो बड़े समुद्रों को कनेक्ट कर रहा हो। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ना, वो इंडियन ओशन और साथ ही साथ में पैसिफिक ओशन को कनेक्ट कर रहा है, और द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको आगे लेकर जा रहा है। तो ये बड़े बड़े स्ट्रेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसके बीच में यहाँ पर मालदीव्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। तो मालदीव्स का जो इम्पोर्टेंस है वो भारत के लिए ऑलरेडी काफ़ी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत सारा व्यापार भी होता है, ट्रेड भी होता है। तो इसकी वजह से मालदीव्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से मालदीव्स को हम लोग एक टोल गेट के नाम से जानते हैं कि इंडियन ओशन के अंदर एक टोल गेट का काम करता है ये देश। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का काम करता है, क्योंकि इसके आसपास जो बहुत सारे स्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया गल्फ़ ऑफ एडन देखने को मिल जाएगा, गल्फ़ ऑफ हॉर्मुज़ देखने को मिल जाएगा। तो ये बड़े बड़े एरियाज़ को कनेक्ट करता है, इनको इनके बीचों बीच देखने को मिलता है मालदीव्स। इंडिया का जो व्यापार होता है या बहुत सारा दुनिया भर का व्यापार होता है वो उसी पर्टिकुलर एरिया से निकलता है। इसके लिए वजह से मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी खास बात क्या है कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि सार्क ग्रुप है, सार्क के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मालदीव्स इसका मेंबर है। साथ ही साथ में SASEC दैट इज़ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका भी मेंबर आपको ये मालदीव्स देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में कितना ज़्यादा कोऑपरेशन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली बात, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने मालदीव्स की बहुत मदद करी है। जब जब मालदीव्स को मदद चाहिए थी तब तब भारत यहाँ पे पहुँचा है। एग्जाम्पल 1988 के अंदर क्या हुआ था कि मालदीव्स के अंदर कू हो गया था, यानी कि तख्ता पलट हो गया था, जैसे करंट टाइम पर म्यांमार के अंदर देखने को मिलता है। तो उस समय पर चीज़ों को वापस से रिस्टोर करने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। फिर उसके बाद में इंडिया मालदीव्स के बीच में एक अभ्यास होता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा अभ्यास होता है? एक्वेरिन। तो दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री के बीच में एक अभ्यास होता है, उसका नाम है एक्वेरिन। देन उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, यानी कि एक मीटिंग वगैरह होती है, तो ये बेसिकली मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात करता है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस कॉन्क्लेव के अंदर, पहले मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर कौन कौन से देश आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स और मॉरिशस।
तो ये सारे देश आपस में आपको इंडियन ओशन के बिल्कुल पासों पास देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इंडिया के नीचे श्रीलंका, उसके नीचे मालदीव, फिर मॉरिशस, सब आपस में बिल्कुल पास पास एग्जैक्टली लोकेटेड हैं। तो इनका फोकस ये है कि हम लोग पूरे के पूरे इंडियन ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर काम करें, यानी कि समुद्र के अंदर एक सुरक्षा देने का काम करें। तो इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर भी यहाँ पर इंडिया मालदीव्स जो हैं एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। क्लियर हो गया। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जब बात आती है ना, तो 2004 में एक बहुत खतरनाक सुनामी आया था, आपने इसके बारे में काफ़ी बार सुना भी होगा। तो 2004 में सुनामी आया, फिर उसके बाद में मालदीव्स के अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, साथ ही साथ में पानी के क्राइसिस हो गए थे, यानी कि पीने को पानी नहीं था मालदीव्स के अंदर में। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे आप देखोगे भारत ने बहुत मदद करी थी, भारत ने यहाँ पे काफ़ी सारा असिस्टेंस मालदीव्स को प्रोवाइड करवाया था। तो ये तो बात हो गई बहुत पुरानी वाली। कोई लेटेस्ट बात है, लेटेस्टली हमने कोई मदद करी है? बिल्कुल करी है। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कितना सारा असिस्टेंस दिया है, कितनी सारी वैक्सीन यहाँ पर मालदीव्स को हम लोगों ने प्रोवाइड करवाई है। मालदीव्स के अलावा भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाई है। प्लस यहाँ पे मालदीव्स जो है ये पहला बेनिफिशियरी था इंडिया के वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव का। भारत ने कोविड-19 के टाइम पर एक इनिशिएटिव चलाया था, वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, यानी हम अपने दोस्तों को, हमारी जो दोस्ताना देश आपके आसपास देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग ये वैक्सीन प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसमें यहाँ पर मालदीव्स नंबर 1 था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे वैक्सीन्स को प्रोवाइड करवाया। साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई, मेडिसिन प्रोवाइड करवाए थे। इस प्रकार से हेल्प मालदीव्स के पास में गई थी। क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक और पॉइंट निकल कर आता है जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन है, वो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में। दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसे हैं, तो देखो काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। मालदीव के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में आते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारे जो पेशेंट्स मालदीव्स के अंदर हैं वो सब इंडिया आते हैं हेल्थ केयर के लिए, ठीक है ना, अपना इलाज करवाने के लिए। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात आती है, तो टूरिज़्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है मालदीवियन इकोनॉमी के लिए। ध्यान रखना, मालदीव की जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टूरिज़्म के तौर पर। लोग घूमने जाते हैं वहाँ पे। जब बात आती है टूरिज़्म की, तो इंडिया से भी बहुत सारे इंडियंस जो हैं मालदीव्स के अंदर घूमने जाते हैं। आप घूमने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर एरिया पर पैसा खर्चेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होती हुई नज़र आएगी। तो ये जो कंट्री है एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी देखने को मिलता है। फिर साल 2021 की बात है, यानी पिछले साल अगस्त के महीने में एफकॉन एक इंडियन कंपनी है, इसने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मालदीव्स के साथ में। हम लोग एक सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन कर लिया गया है। क्लियर हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वाकई में रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जैसे कल मैंने आपको इंडिया और ओमान के रिलेशंस के बारे में बताया था, उनके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। वैसे ही आपको यहाँ पर इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। ये तो बात हो गई अच्छाइयों की। अब ना इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ परेशानियां भी हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, मालदीव्स के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ठीक है ना। पॉलिटिकल क्राइसिस चलते रहते हैं, प्रेसिडेंट को लेकर इशू चलता रहता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जैसे कि पुराने वाले प्रेसिडेंट थे यहाँ पे जिसका नाम था मोहम्मद नशीद। अब मोहम्मद नशीद का जो झुकाव था ना वो चाइना की साइड में ज़्यादा था। इसकी वजह से मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन उस पुराने वाले प्रेसिडेंट के टाइम पर काफ़ी ख़राब भी हो गए थे, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है, काफ़ी सारे इश्यूज़ देखने को मिले। लोग करेंट टाइम पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते हैं इंडिया से मालदीव्स के अंदर किस चीज़ को लेकर, कि देखो काफ़ी सारी जगह पर ना बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जब तक रिजॉल्व नहीं होगी तब तक सिचुएशन सही नहीं होगी। तो वो यहाँ पे बताया गया। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हालत थोड़े से ख़राब हैं, और यही यहाँ पर एक चैलेंज बन जाता है इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 चैलेंज क्या देखने को मिलता है, वो है रेडिकलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो मालदीव्स के बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स की तरफ जा चुके हैं, इस्लामिक स्टेट की तरफ, पाकिस्तान बेस्ड मदरसास की तरफ। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है। तो इससे यहाँ पे भारत को क्या खतरा हो सकता है, देखो खतरा यह है कि ये जो आतंकवादी हैं ना, ये मालदीव्स का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये दूसरा यहाँ पे कंसर्न देखने को मिलता है। तीसरा यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है खुद चाइना एंगल। अब चाइना के साथ में मालदीव्स के रिलेशन थोड़े सही देखने को मिलेंगे। कब देखने को मिलते थे, जब पुराने वाले प्रेसिडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन जो अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट है तो ये इंडिया के साथ में इनके रिलेशंस काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। तो उस समय पर जब पुराने वाले प्रेसिडेंट हुआ करते तो चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मालदीव्स के अंदर ऑलरेडी कर दिया है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। और फिर इसके दौरान
कहीं ना कहीं ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रेटजी के अंदर ही मालदीव्स भी आ जाता है। इसका मतलब क्या है? तो कल ही मैंने आप लोगों को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। ये बेसिकली यहाँ पर एक मोतियों की माला चारों तरफ भारत के बुन रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है चाइना ने। जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया है, मालदीव्स की बात की जा रही है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी सारा कर रखा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न बन जाता है, ठीक है ना, कि ये कल ही मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, ये तो चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। इस चाइना की स्ट्रैटेजी को मात देने के लिए भारत ने भी यहाँ पर, भारत की एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को हम लोग क्या बोलते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। कल मैंने आपको बताया था। नव यह पूरा का पूरा पर्टिकुलर इशू हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है बिल्कुल प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो कल इंडिया ओमान के रिलेशन कंप्लीट हो गए थे, आज आपके इंडिया मालदीव्स के रिलेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि सिलेबस की आधी चीज़ें आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही समाप्त हो जाती हैं। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल और देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि डेंगू की वजह से लगभग काफ़ी सारे लोग आज के टाइम पर बीमार हैं। 10 केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं डेंगू के। डेंगू मलेरिया के केसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं करेंट टाइम पर दिल्ली के अंदर। अब कौन कौन से एरिया से कितने कितने केसेस निकल कर आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेंगू के बारे में ज़रूर से पढ़ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिजीज़ को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। सबसे पहली बात, जब हम लोग बात करते हैं डेंगू की, तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज़ है, मच्छर से होने वाली बीमारी है। अब यहाँ पर कौन सा मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू होता है? तो उसका नाम है एडिस एजिप्टी, ध्यान रखना। लेकिन यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो मलेरिया होता है वो किसी और मच्छर से होता है, डेंगू किसी और मच्छर से। डेंगू होता है एडिस एजिप्टी की वजह से, मलेरिया कौन से मच्छर की वजह से होता है, उस मच्छर का ज़रा नाम नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो मॉस्किटो है ना, कौन सा वाला, एडिस एजिप्टी, जो कि डेंगू को पैदा कर रहा है, ये कहीं ना कहीं डेंगू के अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ पहनाता है, जैसे कि चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन। अब डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं? जैसे बुखार काफ़ी तेज़ी से आ जाना, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होना, आँखों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल में पेन होना। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं डेंगू के। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है इसका? तो यानी कि देखो, पता कैसे चलता है? तो आप ब्लड टेस्ट करवाते हो, ब्लड टेस्ट के बाद रिपोर्ट आती है, देन उसके बाद पता चलता है प्लेटलेट्स गिर चुकी हैं, डेंगू वाली कंडीशन है। तो ऐसे यहाँ पर डायग्नोसिस इसका किया जाता है। बाकी डेंगू का स्टेटस क्या है इसको समझते हैं। इंडिया के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर जो डेंगू के केसेस हैं वो रेगुलर बेसिस पर इंक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। और WHO ने यहाँ पर एक एस्टिमेशन दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर बोला है कि हर साल डेंगू के 39 करोड़ के आसपास केसेस देखने को मिलते हैं। और इन केसेस में से लगभग सिर्फ और सिर्फ 9.6 करोड़ के अंदर ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे इनको डेंगू हो चुका है। तो ये तो यहाँ पे ओवरऑल दुनिया भर का डेटा था। अब स्पेसिफिकली जब हम लोग भारत के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर 2018 में 1 लाख के आसपास केसेस आए थे डेंगू के, 2019 में 1.5 लाख के आसपास आए थे। तो ऐसे पता ये चलता है कि रेगुलर बेसिस पर ये केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो डेंगू अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ने एक अच्छा स्टेप उठाया है। जैसे इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लें तो इंडोनेशिया ने ना वोल्बाचिया बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। तो बोला गया डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, उस बैक्टीरिया का नाम है वोल्बाचिया बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया डेंगू को कैसे कंट्रोल कर सकता है, इसके मेथड को समझते हैं। देखो, साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया, कुछ मच्छरों को इस वोल्बाचिया बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर दिया, उन मच्छरों के अंदर ये वोल्बाचिया बैक्टीरिया डाल दिया और फिर उन मच्छरों को शहर के अंदर छोड़ दिया। अब वो मच्छर जब लोकल मच्छरों के साथ में ब्रीड करते हैं ना, तो जितने भी मच्छर हैं वो सब, जिनके पास में वोल्बाचिया बैक्टीरिया था, वो वोल्बाचिया बैक्टीरिया फैलाएंगे और इसकी वजह से यहाँ पर डेंगू को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो ऐसे यहाँ पर इंडोनेशिया ने एक स्टेप उठाया था। फिर और क्या बताया गया, डेंगू के अपने आप में एक वैक्सीन देखने को मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो वैक्सीन का नाम है CYD-TTV। तो CYD-TTV यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग, या फिर डेंगू वैक्सीन के नाम से जानी जाती है। इसको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया था US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू साल 2019 में। क्लियर हुआ? ये आपको डेंगू के बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है। बाकी मलेरिया को लेकर जो क्वेश्चन पूछा है, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए पूरे लेक्चर में, ट्राई करो सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में दे सको। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन उसके बाद आएंगे पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू निकल कर आता है। तो यूक्रेन से पहला जहाज़ निकल चुका है, ओडेसा पोर्ट से निकल चुका है अनाज को लेकर। अब देखो यहाँ पे समझते हैं ये इशू क्या है।
पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है। किस चीज़ को लेकर? आपने देखा रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से दुनिया भर में ग्रेन का या फिर जैसा आप कह सकते हो वीट का शॉर्टेज हो गया, गेहूं का बहुत बड़ा शॉर्टेज हो गया, क्योंकि गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर हैं रशिया और यूक्रेन। अब हुआ क्या, इसका शॉर्टेज हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ बुरी तरह से अफेक्ट होती हैं। उनके यहाँ पर जो हंगर वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी रिसेंटली यूएन ने, यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस और साथ ही साथ टर्की के जो लीडर हैं अर्दोगन, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक डील करवाई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और बोला ये कि भैया देखो लड़ाई चल रही है वो अपनी जगह, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, तो उसके लिए जो वीट है ना वो यहाँ पे आना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुँचेगा तो इससे दाम वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसके बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से डिस्कशन चल रहा था। नाउ फाइनली यूक्रेन यहाँ पर रेडी हुआ और यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से, मतलब आप कह सकते हो दोनों के बीच में ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के बीच में अग्रीमेंट करवा दिया है। अब यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से ये जो जहाज़ है ना वो गेहूँ लेकर निकल चुका है, अनाज को लेकर निकल चुका है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनल मार्केट में ये अनाज पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ा सा रिलीफ का इंडिकेटर है, हमें काफ़ी कुछ रिलीफ मिलने वाला है, खासकर जो पुअर कंट्रीज़ हो उनको एक रिलीफ मिलने वाला है। क्लियर हुआ? जब आप लोग लोकेशन देखते हो ओडेसा पोर्ट की तो कहाँ पर है, तो इधर ये यूक्रेन हुआ, यूक्रेन की कैपिटल ऊपर कीव हो गया, इधर यहाँ पे ओडेसा पोर्ट देखने को मिलेगा, नीचे ब्लैक सी हो गया, यहीं से आप कह सकते हो ये जो जहाज़ है वो निकलेगा और यहाँ से जहाज़ निकल चुका है और इधर टर्की से होता हुआ ये इंटरनेशनल मार्केट में गेहूँ को पहुँचा देगा। क्लियर बात हो गई? आगे आते हैं। यहाँ पे बेसिकली अनाज के बारे में चर्चा की जा रही है, लेकिन जो मेजर फोकस है वो गेहूं के ऊपर है, वीट के ऊपर, क्योंकि वीट के सबसे बड़े प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं। आओ यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्चुअल सा डेटा देता हूँ जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि रशिया जो है दुनिया का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, वर्ड ध्यान रखना यहाँ पे एक्सपोर्टर वर्ड यूज़ किया गया है। तो रशिया बहुत सारा वीट एक्सपोर्ट करता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। साल 2019 का अगर हम लोग डेटा देखें तो रशिया और यूक्रेन दोनों ने मिलकर दुनिया भर में जितना भी वीट है उसका 25.4% का एक्सपोर्ट किया। तो आप इमेजिन कर सकते हो दोनों मिलकर कितना बड़ा काम कर रहे हैं, दुनिया भर में वीट को कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब बात आती है वीट एक्सपोर्टर की, तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो कि वीट को एक्सपोर्ट करती हैं? तो एक्सपोर्टर में सबसे नंबर 1 पर आपको देखने को मिलेगा, आता है रशिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन कनाडा, देन फ्रांस, देन उसके बाद आता है यूक्रेन। ये तो हो गए सबसे बड़े टॉप एक्सपोर्टर, ध्यान रखना। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो एक्सपोर्टर हो गए, क्या कोई टॉप इंपोर्टर भी है दुनिया भर में जो कि सबसे ज़्यादा गेहूं को इंपोर्ट करता हो? तो हाँ, टॉप इंपोर्टर में आता है इजिप्ट। इजिप्ट यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कहलाता है। इजिप्ट के बाद टर्की भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है जो कि बहुत सारा गेहूँ को परचेज़ करता है रशिया यूक्रेन से। तो ये तो बात हो गई इंटरनेशनल लेवल पर। अब हम लोग बात करते हैं हमारे महान भारत की। तो इंडिया जो है इस वीट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पर आता है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे एक्सपोर्टर की, ध्यान रखना। अब हम लोग बात करें प्रोड्यूसर की, तो प्रोड्यूसर की कैटेगरी में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर आता है। हम लोग दुनिया भर में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है गेहूं का ना, 13.5% हम लोग खुद करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारा जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। वीट को लेकर कुछ स्टैटिक सा डेटा है। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्यों बताया कि सेकंड इंपोर्टर, सबसे बड़ा इंपोर्टर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं? हाँ बिल्कुल बनते हैं। पिछले कुछ टाइम पे मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, क्वेश्चन लाया नहीं हूँ लेकिन यहाँ पे बता सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहले काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, तो यार मैं सोचता हूँ क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हो जाएंगे तो आप परेशान ना हो जाओ कि यार बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो रिपीट ही होंगे, एक जैसा ही होगा। तो 1 साल के अंदर पूछा गया था कि राइस के एक्सपोर्टर के बारे में, पिछले 5 सालों में सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर कौन है, उसमें इंडिया भी था, तो इंडिया उसका करेक्ट आंसर था। ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन एक्सपोर्टर को लेकर बनते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब देखो यहाँ पे वर्ल्ड पेज पे ना, इसके अलावा कोई भी और भी इंपॉर्टेंट ऐसा इशू नहीं है जो कि आप लोग डिस्कस कर सको, तो फिर यहाँ पर इसको आप लोग आराम से स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट जो पेज है वो है पेज नंबर 14, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो इकलौता आर्टिकल आता है यहाँ पर भी जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में और बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो पैसेंजर व्हीकल की जो सेल है वो पिछले कुछ टाइम पे काफ़ी बड़ी है। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? क्योंकि अभी अब तो हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे कि सेल काफ़ी कम होती जा रही है, लेकिन रिसेंटली यहाँ पर सेल एकदम से इंक्रीज़ हुई। इसके पीछे का रीज़न है कि सेमीकंडक्टर जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक बड़ी है। सेमीकंडक्टर सप्लाई भारत के अंदर आई
और इस सेमीकंडक्टर सप्लाई से क्या हुआ, हमारी मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, उसके बाद यहाँ पे ये जो अलग अलग मोटर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन सबको काफ़ी हेल्प मिली है। होता क्या है कि सेमीकंडक्टर चिप का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर, न केवल गाड़ियों के अंदर, हर चीज़ के अंदर। आप जो मोबाइल फ़ोन देख रहे हो ना, इसके अंदर भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप है। आसपास जितनी भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रखे हैं, सबके अंदर सेमीकंडक्टर चिप आपको देखने को मिल जाती है। तो ये जो सेमीकंडक्टर चिप है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कार के अंदर भी। तो रिसेंट टाइम पे कोविड-19 के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप का ना एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिला था। तो बेसिकली यहाँ पर बोला गया कि अब रिसेंटली इसकी सप्लाई बढ़ी है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से हमारे मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी मदद मिली और उन्होंने यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ किया और व्हीकल की जो सेल है वो भी बेसिकली यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, वो भी इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। बाकी सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ फैक्चुअल सा डेटा है जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो, सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि बेसिकली आप कह सकते हो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। आप कहोगे ये क्या बोल दिया, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है। आओ इसको समझते हैं। देखो होता क्या है ना, एक तो होता है हमारा कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉपर वायर हो गया। अब कॉपर वायर एक ऐसा वायर है जिसमें से आप लोग अगर एक छोर से बिजली को भेजोगे तो दूसरे छोर तक बिजली बहुत आराम से पहुँचेगी। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि वहाँ पे वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो। बाकी एक बैड कंडक्टर होता है जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे पेपर हो गया, पेपर में बिजली मतलब फ्लो कर सकती है, नहीं कर पाएगी। एक पेपर को पकड़ो इधर से बिजली यहाँ पे छोड़ोगे, इधर तक पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि एक इंसुलेटर है, यहाँ पर इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर काफ़ी ख़राब है। तो एक तो हो गया कंडक्टर, एक हो गया इंसुलेटर। इन दोनों के बीच में जो आता है ना, वो कहलाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो कर सकते हैं बट उस इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है कंट्रोलेबल, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, बस खाली एक छोटा सा डिफरेंस सेमीकंडक्टर में देखने को मिलता है। नाउ अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडक्टर का एग्जाम्पल आ जाता है कॉपर और एल्यूमिनियम। सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनसे सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाया जाता है। और इन चिप से यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग करंट को बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चला पाते हैं। इंसुलेटर के अंदर ग्लास यानी जो शीशा है, पेपर वगैरह, ये सब कुछ आ जाएगा जहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिटी, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल चुकी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। क्या मेंशन किया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स जो है ना, उसने यहाँ पर एक तरीके से हिस्सा लिया है पिच ब्लैक एक्सरसाइज के अंदर। तो पिच ब्लैक नाम की जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाली है। तो इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पर ज्वाइन करेगी। इंडियन एयरफोर्स के साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे जो नेशंस है, 16 और कंट्रीज़ यहाँ पे ज्वाइन करने वाली हैं इस एक्सरसाइज को। क्या नाम है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज। तो अब की बार ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। कोविड-19 की वजह से ये नहीं हो पाई थी, बट अभी ऑस्ट्रेलिया में इसको कंडक्ट किया जाएगा। आते हैं और चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के ऊपर है, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है और फिर एनिमल की हेल्थ के ऊपर है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, सबको डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पता होगा, एडिटोरियल डिस्कशन से पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्वेश्चन यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसको हम लोग ई वेस्ट के नाम से जानते हैं, ये तो आपको पता है ना, जो आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, लैपटॉप ख़राब हो गया, तो बेसिकली वो ई वेस्ट बन गया, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये जो ई वेस्ट है ना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा वेस्ट की कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो एक सबसे बड़ा वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है ई वेस्ट वाला। दुनिया भर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बढ़ती चली जा रही है। तो आपको पहले तो ये प्रॉब्लम बतानी है ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट क्या होता है ये समझाना, प्रॉब्लम को समझाना, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ फैक्चुअल डेटा का यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया है। देन उसके बाद में डिस्कस करना है कुछ मेजर्स को, कि हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं इस ई वेस्ट को टैकल करने के लिए अपने देश के अंदर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 250 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। मेंस आंसर राइटिंग वाला आपको ग्रुप मिलेगा, वहाँ पर आप लोग अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22-23 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जाना और वहाँ पे सबमिट करना और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना। रिव्यू करोगे
तो आप भी यहाँ पर अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा पाओगे एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर कर कर। चलो आते हैं फर्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये बात करता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में। देखो इंडियन एयरफोर्स की जो करंट टाइम पर स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया जा रहा है, वो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कवर किया गया। तो मतलब क्या, यहाँ पर इस चीज़ को समझो। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम लोग बात करें तो हुआ ये कि रिसेंटली यहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है हमारे MiG-21 का। जो MiG-21 हमारे पास में एक जेट है इंडियन एयरफोर्स का, वो क्रैश हो जाता है राजस्थान के अंदर। पिछले थर्सडे की बात है। अब हमारे पास में पहले से काफ़ी सारे जेट्स की कमी है, एक जेट और क्रैश हो गया। अब ये बात नहीं, क्रैश वाली बात नहीं है, बात यह है कि जो जेट्स हैं ना करंट टाइम पर इंडियन एयरफोर्स के पास में जो भी ये आपको जेट्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। तो हमें एक फोकस करना चाहिए अपने फाइटर जेट्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, फाइटर जेट्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करने के ऊपर, फाइटर जेट्स को वापस से मॉडर्नाइज करने के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा जोर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ कुछ जेट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और आप कह सकते हो फिर आने वाले टाइम पर इस प्रकार से इंसिडेंसेस और देखने को मिल सकते हैं। तो इसी चक्कर में ये न्यूज़ आर्टिकल लिखा गया, ये एडिटोरियल लिखा गया। इसके अंदर क्या मेंशन किया गया कि MiG-21 जो जेट है इसका स्टेटस क्या है, पहले इसको समझो। अब आप खुद देखना, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो MiG-21 जेट है ना, इसको भारत की इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया गया था 1960s में। आप इमेजिन कर सकते हो 1960 के करीब यहाँ पर इसको लेकर आए थे। 800 वेरिएंट थे जो कि यहाँ पर हमारी सर्विस में इंडक्ट करे गए थे। और उस पीरियड में यहाँ पर आप कह सकते हो उसी टाइम पर 400 से ज़्यादा हम लोगों ने एक्सीडेंट देखे इस जेट के अंदर। काफ़ी सारे जेट्स यहाँ पर बेकार भी हुए। करेंट टाइम पर आपको हमारे पास में 4 MiG-21 के स्क्वाड्रन देखने को मिलेंगे। MiG-21 के स्क्वाड्रन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, SQUADRON, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्क्वाड्रन का मतलब होता है बेसिकली, एक सेकेंड रुको यार, एक ऑपरेशनल यूनिट, यानी एयरफोर्स के अंदर एक यूनिट है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा फ्लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और उसके लिए, उसको चलाने के लिए, उसको फ्लाई करने के लिए कुछ यहाँ पे हमें अपने ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेसिकली वो स्क्वाड्रन कहलाता है। तो करेंट टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास में कुछ यहाँ पे क्वाड्रंस देखने को मिल जाते हैं MiG-21 के। तो ये कुछ MiG-21 का स्टेटस करेंट टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। आगे आते हैं, यहाँ पे बताया गया केवल 4 स्क्वाड्रन है, मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। अब हो क्या रहा है ना कि जो नए एयरक्राफ्ट्स हैं उसको हमने परचेज़ तो किया, लेकिन वो आने में काफ़ी देरी हो जा रही है, काफ़ी डिले लग रहा है। और उस डिले की वजह से हमें पुराने एयरक्राफ्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से इस प्रकार से इंसिडेंसेस यानी एक्सीडेंट्स वगैरह, क्रैश वाले इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो गया। अब एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताया गया, व्हाट इज़ द प्रेजेंट फाइटर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की करेंट टाइम पर क्या स्ट्रेंथ है, यहाँ पर इसको समझते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास में आज के टाइम पर 42 फाइटर स्क्वाड्रन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, हमारे पास में चीज़ें और ज़्यादा आ रही हैं, और नए नए हम लोगों ने एयरक्राफ्ट्स के जो ऑर्डर्स हैं वो दे रखे हैं। नए नए जेट्स हम लोग परचेज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, नया इंडक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे कि एडिशनली अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाते हैं हमारे पास में, और बहुत सारे पुराने भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे MiG-29 वगैरह, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, 1980s वगैरह में यहाँ पर ये स्टार्ट हुए थे। लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन एयरफोर्स ने 2 स्क्वाड्रन को लिया है, वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के। हमारे पास में तेजस नाम का जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। अभी रिसेंटली कोई देश यहाँ पे परचेज़ भी कर रहा था, मलेशिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ना तेजस, ये भारत के पास में आया। फिर उसके बाद में 2 यूनिट हम लोगों ने रफाल के मंगाए। रफाल जेट्स हम लोगों ने फ्रांस से मंगाए हैं, 32 के आसपास वो रफाल जेट्स हमारे पास देखने को मिलेंगे। फिर जनवरी 2021 की अगर हम लोग बात करें इसी साल की, तो इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पे हमारी इंडियन एयरफोर्स को 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A प्रोवाइड करवाने वाला है। फिर उसके बाद में इस एयरक्राफ्ट के बाद में लगभग 114 जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी हम लोग लेकर आ रहे हैं।
तो मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स आने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन क्या है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में डिले देखने को मिल रहा है। जैसे रफाल वगैरह आ गए हैं, वो बात अलग है। रशिया से हम लोगों ने कुछ परचेज़ किया है, अमेरिका से हम लोगों ने परचेज़ किया, उसमें भी आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। देन यहाँ पे अब बोला गया कि हमारा आने वाले टाइम का क्या गोल है। इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर बोला है कि देखो हमें क्या करना है, हम लोगों को जो आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं, यानी कि बहुत सारे एयरप्लेन्स की कमियाँ, शॉर्टेज है जेट्स की, एयरक्राफ्ट्स की, उन शॉर्टेज को पूरा करना है। और अभी रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चला, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के दौरान यहाँ पे जो रशिया से परचेज़ करे गए थे हमारे थ्रू एयरक्राफ्ट्स को, वो एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर आ नहीं पाए हैं। ठीक है ना। Su-30 देखने को मिलेगा, कुछ और अदर आपको यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारे पास में आने हैं, लेकिन यहाँ पे इस वॉर की वजह से वो टाइमली आ नहीं पाए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर मेंशन किया जाता है पिछले 7 सालों के अंदर, पिछले आप 7 से 8 साल जब देखोगे ना, तो हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं कि हम लोग रशियन इक्विपमेंट को यूज़ करें। तो बहुत सारे रशियन इक्विपमेंट का यूज़ किया गया है और इंडिया और रशिया साथ मिलकर काम कर रहे हैं काफ़ी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर। इनफैक्ट इंडिया और रशिया बहुत सारे जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, डिफेंस आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उसके अंदर जॉइंट वेंचर का काम कर रहे हैं, साथ में मिलकर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो काम चल रहा है, बट यहाँ पे मामला थोड़ा सा भी पेंडिंग है, उसको यहाँ पे पूरा करना है। ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स कैसे प्लान कर रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट को इंक्रीज़ करने की, मैंने आपको बताया क्या क्या हम लोग यहाँ पर कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या हमारे पास में फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे 42 सैंक्शनड स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलते हैं, ये यूनिट्स देखने को मिलते हैं, और जिसमें से Su-30 MKI है, जैगुआर है, MiG-21 मिराज है, देन उसके बाद MiG-29 UPG है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और रफाल है। ये सब कुछ यहाँ पर आपको यहाँ पे जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, यह हमारे पास में, हमारी इंडियन एयरफोर्स के पास में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर चलते हैं। अब जो अगला इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बेसिकली टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेज पर देखने को मिलेगा। ये आर्काइव से लिया गया है, फ्रॉम द आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब ये न्यूज़ ऑलरेडी कवर हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर इसको और एक बार कवर किया गया है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, ये आपको पता होगा नक्सल अटैक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कुछ दिन पहले, और नक्सल अटैक के बारे में आपको कुछ डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाई थी, यानी कि इसके ऊपर एक मेंस आंसर राइटिंग भी मैं आप लोगों से करवा चुका हूँ। ठीक है ना, याद होगा। अब उसी को कवर करने वाले हैं। अब हुआ क्या है, देखो ये आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं कि अभी क्या हुआ कि काफ़ी सारे अटैक छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था, कुछ लोग को अरेस्ट किया गया था, फिर रिसेंटली रिलीज़ कर दिया गया। वो इशू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी क्या है ना, एक बहुत अच्छा फैक्चुअल डेटा हमारे पास निकल कर आया है। वो डेटा बहुत आपको मदद करने वाला है अपने आंसर को लिखने में। तो उस डेटा को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या है आखिरकार वो डेटा। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर ये जो डेटा है, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है। पता है खास बात क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर इस डेटा को रिलीज़ किया है रिसेंटली। तो इस वजह से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। क्या क्या मेंशन किया गया कि देखो नक्सल वायलेंस जो है, यानी जो नक्सलवाद देखने को मिलता है, क्या होता है ये आगे आगे समझाऊंगा। तो इंसिडेंट जो है नक्सलवाद के हमारे देश में, वो थोड़े से ड्रॉप हुए हैं, कम हुए हैं। 2019 और 2021 के बीच का डिफरेंस देखोगे तो 77% से यहाँ पर जो नक्सल वायलेंस है वो कम होता हुआ नज़र आया है। हमारे काफ़ी सारे जो सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल हैं, हमारे जवान जो हैं, वो यहाँ पर इसी अटैक में मारे गए हैं। मॉइस्ट वायलेंस की वजह से छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ 3 सालों के अंदर, तो बहुत सारे अटैक हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अटैक आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा नक्सल अटैक की जब हम लोग बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर मेंशन किया गया, अगर आप लोग स्टेट्स को देखोगे तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे पूरे देश में टॉप करता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ भी हुई हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉयलेंस भी देखने को मिला है नक्सलवाद को लेकर। छत्तीसगढ़ के बाद में आता है झारखंड, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया। फिर यहाँ पे अगर हम लोग जोग्राफिकली बेसिस पर देखें, जो यहाँ पे वॉयलेंस है ना, वो काफ़ी कम हुआ है। नक्सलवाद वाला वॉयलेंस 2010 के अंदर 96 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवाद फैला हुआ था, क्योंकि अगर हम लोग जोग्राफिकल बेसिस पर बात करें तो एरिया की बात कर रहे हैं। तो 96 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नक्सलवाद था 2010 के आसपास, लेकिन 2021 में ये जो नक्सलवाद है ये 46 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी कम हुआ है। फिर यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जिनके ऊपर पैसा खर्चा जाता था, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम के अंदर कवर किया जाता था, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स का जो नंबर है वो भी कम कर दिया गया है। 126 यहाँ पे नंबर हुआ करता था पहले, अब वो कम होकर 70 रह गया है। ठीक है ना, वहाँ पे कोई पैसा नहीं खर्चा जा रहा है नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ एरियाज़ में बिल्कुल नक्सलवाद कम हो चुका है।
फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया सिमिलरली जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे नक्सलवाद वॉयलेंस देखने को मिला है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का जो वॉयलेंस देखने को मिला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो चुका है ये वॉयलेंस वगैरह। तो ये डेटा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिलीज़ किया। अब उसके बाद में यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है ये आखिरकार होता क्या है। देखो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप है ना, एक ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन वॉयलेंस के थ्रू, एक हिंसा के थ्रू यहाँ पे क्रांति लाना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है ना, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेमोक्रेसी है, सरकार वगैरह है, इनके अगेंस्ट में रहते हैं। सरकार वगैरह के ऊपर ये बिलीव करते नहीं हैं, अपने हाथ में हथियार उठा के सरकार की जो जितनी पावर है, ताकत है, वो सब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो ये ग्रुप्स यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। अब होता क्या, यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं होने देते। अब डेवलपमेंट जब नहीं होगा उस एरिया के अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लोग वहाँ के और नाराज़ रहेंगे। अब क्या होगा, उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग और नाराज़ हैं। अब लोग नाराज़ हैं तो उनको और ज़्यादा चढ़ा दिया जाता है सरकार के अगेंस्ट में कि देखो ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से नक्सलिज्म ना और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो नक्सलिज्म क्या है, कौन लोग हैं, समझ में आया। नक्सलिज्म बढ़ने के पीछे का क्या क्या कारण है वो और समझ लेते हैं। बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट। ट्राइबल डिस्कॉन्टेंट की बात करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे बात आती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्या करता है, जंगलों से सारे ट्राइबल्स को निकाल दिया गया, ट्राइबल्स को हटा दिया गया कि भैया हम जंगल को प्रोटेक्शन देंगे। अब ट्राइबल्स क्या कर रहे थे, उस जंगल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, सभी कुछ यहाँ पे उस जंगल से उनको मिल पा रहा था। अब वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो लोग जा रहे थे तो बीच में यहाँ पर क्या होता है, कुछ मॉइस्ट वाले आइडियोलॉजी वाले होते हैं, यानी नक्सलवाद वाली सोच वाले कुछ लोग होते हैं, वो यहाँ पर इन ट्राइबल्स को अपनी आइडियोलॉजी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। उनको कुछ हथियार दे दिया, कुछ पैसे दे दिया और अपने सपोर्ट में ले आए। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से जो लोग हैं या नक्सलवाद है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होता रहता है। और ऐसे ही हमारे देश के अंदर ये नक्सलवाद इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर हो गया। उसके पीछे का कई सारा कारण और भी है। एक कारण तो ये हो गया, दूसरा कारण हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस रहा ही नहीं है, टेक्निकल इंटेलिजेंस रही नहीं जिससे कि हम लोग इन नक्सलाइट से लड़ सकें। साथ ही साथ में काफ़ी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम रही है, जैसे कि काफ़ी सारे गांव आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नेटवर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की वजह से भी यहाँ पे जो ये नक्सलवाद है वो एक प्रॉब्लम बनकर आया है। प्लस सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए इस नक्सलवाद को टैकल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और वो इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, जैसे समाधान एक वन स्टेप सोल्यूशन यहाँ पर उठाया गया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। समाधान, ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि समाधान इनिशिएटिव क्या है। समाधान की फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये बेसिकली समाधान कहलाता है। अब जो ये नेशनल स्ट्रैटेजी है हमारी, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करने के लिए है कि इन लोगों को हम लोग यहाँ पर टैकल कर पाएँ। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे, एक तो ये हो गया इनिशिएटिव, दूसरा इनिशिएटिव क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे जो बटालियंस है वो फैला रखे हैं ताकि हम नक्सलवाद को ख़त्म कर सकें। प्लस नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 का देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमारी एक अप्रोच है, जो अप्रोच बात करती है नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए। देन उसके बाद में यहाँ पर और भी काफ़ी सारे स्टेप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ फंड्स वगैरह प्रोवाइड करवाएं ताकि पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज़ किया जा सके और वो नक्सलवाद से टैकल कर सकें। देन यहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया गया है ताकि जहाँ पे एरिया पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, तो लोग नाराज़ ना हो, वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाए। तो कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंट करे गए, जैसे कि रोड्स बनाई गई हैं, मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल किया गया है, स्किल को डेवलप किया गया है, तो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को काम किया गया है। तो इस प्रकार से इनिशिएटिव्स भी उठाए गए हैं ताकि लोग जो है वो नक्सलवाद के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट ना हो पाएँ। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे कुछ और इनिशिएटिव भी हैं, जैसे कि आप देख पाओगे ग्रे हाउंड को बनाया गया था 1989 में। ये बेसिकली एक एंटी नक्सल फोर्स है जो कि नक्सलवाद को ख़त्म करती है। देन ऑपरेशन ग्रीन हैंड चलाया गया, इसको स्टार्ट किया गया था 2009-10 में। यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब नंबर में हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को फैला दिया था नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर ताकि वहाँ से भी नक्सलवाद को ख़त्म किया जाए। तो ये तो नक्सलिज्म हो गया या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया। देखो, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर मॉइज्म, ये तीनों यहाँ पर एक ही टर्म है, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन ना क्रिएट होना चाहिए।
अब आप कहोगे इतना कुछ बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। मेंस के अंदर ये लगभग 3 बार प्रश्न पूछ चुका है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेकर। तो मेंस के अंदर 2015 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, सरकार क्या स्टेप उठा रही है। देन यहाँ पर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेकर। देन उसके बाद 2020 में अगेन यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है और क्या होनी चाहिए, कैसे हम लोग काउंटर कर रहे हैं। पता है, तीनों क्वेश्चन के अंदर एक काफ़ी कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी जहाँ पे सरकार के इनिशिएटिव्स को पूछा गया है। जैसे मैं आप लोगों से बोलता भी आया हूँ कि मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखोगे तो इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा जाता है। इस वजह से सारे इनिशिएटिव्स आपको बताए गए ताकि आप लोग यहाँ पर इनको आराम से लिख सको, ठीक है ना। तो ये कुछ डेटा हो गया। आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। नाउ यहाँ पे जो है अगला आर्टिकल है, ये लिखा गया है अतुल चतुर्वेदी साहब के थ्रू। इन्होंने मेंशन किया है वर्किंग टुवर्ड्स एनिमल हेल्थ। एनिमल हेल्थ की तरफ काम करना चाहिए, ये यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कुछ मेंशन करते हैं। क्या मेंशन करते हैं, आओ डिस्कशन करते हैं। देखो यहाँ पर इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि देखो एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है वेटरनरी साइंस के अंदर और ह्यूमन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अंदर। अब ये वेटरनरी साइंस क्या होती है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानना होगा। वेटरनरी मेडिसिन का मतलब है यहाँ पर एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो कि यहाँ पर एनिमल्स को बचा रही है, एनिमल्स को इंजरी से बता रही है, एनिमल्स के डिजीज़ को ट्रीट कर रही है। तो वेटरनरी जो है ना, वो डोमेस्टिक एनिमल्स के ट्रीटमेंट से ये वर्ड संबंधित है। तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन की ज़रूरत है हम लोगों को वेटरनरी साइंस के अंदर और ह्यूमन हेल्थ एक्सपर्ट्स के अंदर, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, ताकि हम लोग जानवरों को बीमारियों से बचा सकें। तो यहाँ पर बोला जाता है ऑथर के थ्रू, ये जो डेवलपमेंट है ना, ये आप लोग देख पाओगे कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डाला है और कोविड-19 की वजह से हमारे पास में यहाँ पर ये कुछ आइडिया देखने को मिल जाता है इस चीज़ को लेकर। यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक ह्यूमन हेल्थ और एनिमल हेल्थ के बीच में एक रिसर्च की आवश्यकता है और यहाँ पे साथ मिलकर कोलैबोरेट करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिया का जब आप लोग लाइव स्टॉक पॉपुलेशन देखते हो, गाय भैंसों की जनसंख्या देखते हो, तो लगभग 1.6 बिलियन के आसपास आपको ये लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया। अब इसमें से मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, एक सेकेंड को आप खुद यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि 1.6 बिलियन के आसपास लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन है। इन पॉपुलेशन से, ये गाय भैंसों की पॉपुलेशन से काफ़ी सारा दूध निकल रहा होगा, हमारी इकोनॉमी जनरेशन हो रहा होगा और ऐसा ही है। और इन गाय भैंसों के ऊपर लगभग 280 जो मिलियन फार्मर्स है वो डिपेंडेंट हैं। 280 मिलियन फार्मर्स यहाँ पर रिलाई करते हैं लाइव स्टॉक के ऊपर और इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब अगर हम लोग अपने इस पूरे इंडस्ट्री को व्यापार के माध्यम से देखें, व्यापार के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो डेयरी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, उसकी वैल्यू 160 बिलियन डॉलर्स है। कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर डेयरी सेक्टर की वैल्यू 160 मिलियन डॉलर्स के आसपास आपको देखने को मिल जाती है और मीट इंडस्ट्री की वैल्यू 50 बिलियन डॉलर्स की देखने को मिलती है। तो मीट की इंडस्ट्री की वैल्यू से कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है डेयरी इंडस्ट्री। हालांकि यहाँ पर मीट इंडस्ट्री वहीं से आपको देखने को मिलेगा, इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर से, यानी लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन से, इसके ऊपर काफ़ी सारे किसान डिपेंडेंट हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि करेंट टाइम पर बहुत सारा पैसा यहाँ पर जनरेट होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर से। लेकिन हो क्या रहा है ना कि करेंट टाइम पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब सी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि जूनोटिक डिजीज़ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती है? देखो, जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि जानवर से इंसान में फैलती हैं और फिर यहाँ पर और ज़्यादा फैलती रहती हैं। तो एक स्टैटिस्टिकल डेटा है हमारे पास में, वो यहाँ पर ये बोलता है कि दुनिया भर में हमारे पास में लगभग 9580 के आसपास इंस्टांसेस देखने को मिलेंगे 2000 से लेकर 2010 के बीच में। तो साल 2000 से लेकर 2010 के बीच में 9500 से ज़्यादा हम लोगों ने बड़े बड़े बीमारियों के आउटब्रेक देखे हैं। एक से एक बढ़कर बीमारियां निकल कर आई हैं जानवरों के अंदर और बीमारियों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और ख़ासकर ये जूनोटिक डिजीज़ हैं, यानी कि जानवरों से इंसान में फैलने वाली बीमारियां हैं। और ऑब्वियस ये बात, अगर बीमारी आती है तो इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। तो इन बीमारियों की वजह से लगभग 12 बिलियन डॉलर्स का झटका लगा है इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी को। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना खतरनाक होगा, क्योंकि बीमारी आई, फैलने लगी, सब कुछ बंद होने लगा, जैसा कोविड में हुआ, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगता है। नाउ अब क्वेश्चन यह है कि जो डिजीज़ है ना, यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि हमारे जीडीपी को इम्पैक्ट करती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर बुरी तरह से प्रभाव डालती है। तो करना क्या चाहिए?
यहाँ पे इन बीमारियों के ऊपर पहले से रिसर्च करनी चाहिए, इन बीमारियों को रोकने के लिए पहले से काम करना चाहिए। तो हमारे पास में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है ना, हमारे सरकार के अंडर में आती है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, कोशिश करी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें और इन्वेस्टमेंट कर कर हेल्थ को थोड़ा सा बचा सकें, जानवरों की हेल्थ को बचाया जा सके और हम लोग दुनिया में एक लीडर बन जाएं एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के अंदर। यानी बीमारी कोई आती है जानवरों के अंदर तो उसको लेकर हम लोग पहले से तैयार हैं। इसको लेकर यहाँ पे भारत का एक इनिशिएटिव है और इस चीज़ को लेकर भारत ने काफ़ी हद तक काम भी किया है। हम लोगों ने एक तरीके से एक यूनिट बनाया है, वन हेल्थ यूनिट करके, ठीक है ना। वन हेल्थ यूनिट को बनाया गया गेट्स फाउंडेशन के साथ में कोलैबोरेशन करके। तो वन यूनिट का फोकस यहाँ पर यह है कि हम लोग एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेकर तैयार रहें, यानी जानवरों के अंदर जो बीमारियाँ फैल रही हैं उसको लेकर हम लोग तैयार रहें, प्रिपेयर रहें और इतनी अच्छी तैयारी हो कि कोई बीमारी आती है तो तुरंत उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर जो ह्यूमन हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये एनिमल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं इनको आपस में कोलैबोरेट करना होगा, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पे अच्छे से काम कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये साइनर्जी है, यानी कि जो कोलैबोरेशन है ह्यूमन की वैक्सीन का, मानव के लिए एक वैक्सीन है, उसके बाद यहाँ पर आती है एक एनिमल वैक्सीन डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे फोकस किया जाए कि जो एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री है ना, इसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन ज़रूरी है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाने के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए। एडिशनली बेसिस पर यहाँ पे जो DAHD है, जिसके बारे में मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो कि यहाँ पर इस गाय भैंसों को लेकर वर्क करती है, लाइफ स्टॉक को लेकर वर्क करती है। तो ये जो DAHD ना, ये बेसिकली यहाँ पर आज के टाइम पर कोलैबोरेशन में है, किसके साथ में, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, जिसको हम लोग CDSCO के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है कि इन्होंने आपस में मिलकर एक कमेटी बनाई है जो कि क्या करेगा, एनिमल हेल्थ को ध्यान में रखेगा, एनिमल हेल्थ को लेकर यहाँ पे रेगुलेशन लेकर आएगा, एनिमल हेल्थ को लेकर यहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा देश भर के अंदर। तो इसको लेकर हमें थोड़ा सा और ज़्यादा काम करना चाहिए। एक सक्सेसफुल एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस हमारे पास में एक मॉडल होना चाहिए। मतलब कि अगेन वही वाली बात है कि जानवर से संबंधित कोई भी पेंडेमिक, कोई भी बीमारी आती है तो उसके लिए हम लोग पहले से तैयार रहें, इस चीज़ को हमें इंश्योर करना चाहिए। हमारे पास में यहाँ पर टाइमली जो एनिमल ड्रग्स हैं, वैक्सीन्स हैं, इसकी तैयारी होनी चाहिए कि हम लोग तुरंत इसको डेवलप कर सकें। ऐसा इकोसिस्टम हमें बना के रखना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि एक काम कर सकती हैं, वैक्सीन के ऊपर हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, ये अगर होगा तो कई सारी बीमारियों से हम लोग बच पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना, कि हमारी इकोनॉमी को लेकर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया जो फोकस इनिशिएटिव है वो यहाँ पे होना चाहिए कि भाई इस चीज़ को लेकर स्टार्ट करो और दुनिया भर में पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स को लेकर काम करो। और ये ऐसा प्रिपेयर्डनेस होगा कि कोई बीमारी आती है तो उसको लेकर पहले से आपके पास में चीज़ें तैयार हैं। आप लोग को यहाँ पर बस खाली वैक्सीन्स को तैयार करके इंजेक्ट कर देना और बीमारी को रोक देना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ साथ डेवलप्ड इकोनॉमी में भी देखने को मिलती है। किस चीज़ को लेकर, एनिमल की बीमारियों को लेकर। क्लियर हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ यहाँ पे आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर नोस्त्रो और वोस्त्रो अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्या है नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ में इसको लेकर पहले से डिस्कशन किया हुआ है, तो आप लोग को यहाँ पर मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, नहीं तो फिर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपका काम आसान हो जाएगा, वीडियो भी छोटा रहेगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा। आपको करना क्या है इस वाले आर्टिकल को समझने के लिए, क्योंकि आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ तो पूरा डिट्टो बिल्कुल सेम चीज़ है। आप कहाँ से पढ़ सकते हो, आपको करना क्या है, यूट्यूब पर टाइप करना है 17 जुलाई 2022 द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन, या दीपक यादव भी डाल दोगे तो आपके पास में 17 जुलाई द हिंदू बाय दीपक यादव डाल देना, आपके सामने वीडियो आएगा। उस पर यहाँ पे थंबनेल लगा हुआ है, ठीक है ना। पॉर्न एडिक्शन को लेकर वो एक थंबनेल लगा हुआ है। उस दिन मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया था पूरा का पूरा नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के बारे में। करना क्या है, उस वाले वीडियो को जैसे आप लोग ओपन करोगे ना, बिल्कुल एंड में चले जाना, बिल्कुल लास्ट में सबसे आखिरी आर्टिकल उस वीडियो के अंदर नोस्त्रो वोस्त्रो वाला डिस्कशन किया गया है। तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए आसान कर दी है। तो बिल्कुल सिमिलर चीज़ें उस आर्टिकल के अंदर कवर है, तो कोई नई चीज़ नहीं है यार यहाँ पर।
तो टाइम वेस्ट करना बेकार है, आप वहाँ से कवर कर सकते हो क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन वहाँ पर दिया हुआ है। उससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नोस्त्रो वोस्त्रो का नहीं मिल सकता और सब कुछ वहाँ पे कवर करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इतना काम मिले कर सकते हो, वरना वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बाकी यार आपको पता होगा, वैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस भी करता हूँ, लेकिन करंट टाइम पर जो द हिंदू आ रहा है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट आ रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं, छोटे आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो उन्हीं को डिस्कस करते करते ये टाइम हो जाता है। तो इसके से इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स इंक्लूड नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो छूट नहीं रहे हैं वो, क्योंकि शाम में एक करंट अफेयर का वीडियो आता है डेली करंट अफेयर के नाम से, वो वाली वीडियो में मैं कवर कर देता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आप लोग सोच रहे हो छूट रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के भी सारे आर्टिकल कवर हो रहे हैं, लेकिन वो शाम वाले वीडियो में कवर हो जाते हैं अगर द हिंदू के अंदर मैं नहीं डाल पाता हूँ तो। अगर द हिंदू में डाल देता हूँ तो वो शाम वाली वीडियो से हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में हम लोग अब फटाफट अपने वोकैब्स को देखेंगे, आज के वोकेबलरी सेशन को क्या है इंपॉर्टेंट वोकैब्स। सबसे पहला वोकैब आता है कोवर्ट। कोवर्ट मतलब होता है गुप्त या फिर हिडन। दूसरा वोकैब आता है फिटफुल। फिटफुल मतलब चंचल या स्पैस्मोडिक। तीसरा वोकैब आता है फर्वेंट। फर्वेंट मतलब उत्साही या फिर एंथुसियास्टिक। देन उसके बाद में फोर्थ वोकैब आता है नॉक्शियस। नॉक्शियस मतलब होता है हानिकारक या डेडली इंजीरियस। पांचवा वोकैब आता है डॉडल। डॉडल मतलब समय नष्ट करना या फिर वेस्ट टाइम। क्लियर हुआ है। तो ये कुछ वोकैब्स जो कि आप लोग डेली बेसिस पर अपने ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद में हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखेंगे, देन उसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, साल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो पुराना क्वेश्चन है क्योंकि अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो जो चेयरमैन होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, इनको किसके थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। क्योंकि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को हटा दिया गया है, आपको पता होगा एक नई चीज़ बनाई गई है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप लोग बता सकते हो। क्लियर हुआ नाउ। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।